आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला था यहाँ पर हर साल की तरह, मगर हमने उसको रद्द किया और दीक्षा भूमि बचाने के संदर्भ में अवेयरनेस करने के लिए और कोई फैसला करने के लिए ये विशाल जनसभा का आयोजन नागपुर में हम लोगों ने किया। आज देवेंद्र फडणवीस दीक्षा भूमि नहीं गए हैं, ये खुशी की बात है। और वो क्यों नहीं गए हैं वो नहीं बता रहे हैं, मगर हम बताएंगे। समिति के लोगों को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा वार्निंग दिया गया था, मैंने स्वयं वीडियो बनाया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस दीक्षा भूमि आते हैं तो उनके मुंह को काली पोता जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, हम सामाजिक तौर पर उनका धिक्कार करते हैं, उनको नहीं आने देंगे। तो बाद में शायद आरएसएस के ही लोगों ने समिति के पिछलग्गू लोगों को कहा होगा, ये लोग तो करने वाले लोग हैं। 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आए थे 2022 को, और भागवत जी ताला लगाकर भाग गए थे। तो इस बार भी वो आ सकते हैं, हम नहीं आएंगे। आप बता दो कि राजनीतिक लोगों को हम दीक्षा भूमि नहीं बुलाने वाले हैं, ऐसी घोषणा करो। मगर समिति के पिछलग्गू लोग कहा इस साल नहीं बुलाएंगे। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा दीक्षा भूमि के ऊपर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, इसके विरोध में यह सभा है। सर्वसाधारण लोगों को बीमारी तब नजर आई जब अंडरग्राउंड पार्किंग का इश्यू खड़ा हुआ। उन युवाओं को, युवतियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नागपुर के युवा और युवतियों को, कि उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और समिति के लोगों को ऐसे ऐसे सवाल पूछे, समिति के लोग जवाब नहीं दे पाए। एक युवा ने सवाल पूछा, प्रतिभा लावे थे, उसमें गवई थे, भंते जी नहीं थे, यानी बनते सुरई ससई नहीं थे, जबकि वो हमारे धर्मगुरु है ही, मगर वो समिति के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया? समिति के प्रेसिडेंट होने के नाते बनते जी ने जवाब देना चाहिए था, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी, उनको पूछा कि लाखों लोग आते हैं तो क्या लाखों लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी? तो समिति के सदस्य ने कहा कि केवल 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। तो साथियों, उस पार्किंग के इशू को लेकर लोगों ने इसलिए संज्ञान लिया क्योंकि जहां पर वो जो स्तूप है, दीक्षा भूमि में जो स्तूप की संरचना है, उसको क्षति पहुंच सकती है, इसलिए उसका विरोध किया गया, सही किया गया। मगर तब तक तो उन्होंने ढेर सारा काम कर दिया था, और जो स्तूप है उसको क्षति पहुंचाने में हमारे दुश्मन कामयाब हुए, क्योंकि उनका साथ सहयोग समिति के लोगों ने दिया।
जब बारिश हो रही थी तब उस स्तूप में पानी इकट्ठा हो रहा था, भारी संख्या में पानी गिर रहा था। इसका मतलब यह है कि आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर वो स्तूप गिराने की साजिश थी। ये हमारा अनुमान है, हमारा आकलन है। उसको क्षति पहुंचाने में वो कामयाब हो गए, मगर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो इसकी मूल वजह यह है, अगले साल आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। देश भर के 3.5% ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए तो भी दीक्षा भूमि पर इकट्ठा होने वाले लोगों की वो बराबरी नहीं कर सकते। तो शायद उनके आंखों में वो दीक्षा भूमि खल रही होगी और इस दुष्ट मंशा से वो ये षड्यंत्र कर रहे थे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने और तमाम छोटे बड़े मध्यम संस्थाओं को आज ज्वाइनिंग करके दीक्षा भूमि पर मोर्चा लेकर गए। जब दीक्षा भूमि में मोर्चा पहुंचा, पुलिस की फौज वहां थी। समिति के लोगों को लगा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका महाराष्ट्र के बाहर भी नेटवर्क है, तो ये जो बोलते हैं करते हैं। कुछ सदस्यों ने माफी तक मांगी मोर्चा निकालने के बाद। तो अब वो अंडरग्राउंड पार्किंग का मामला टेक ओवर कर लिया गया है, मगर दरअसल जड़ जो समस्या की जड़ है वो एज इट इज बरकरार है। समिति के ऊपर आरएसएस के ब्राह्मणों का डायरेक्ट नियंत्रण है। 14 वर्ष से हम बोल रहे हैं। 2010 में मैंने लिखित में पब्लिश किया, बाबा साहब अंबेडकर की हत्या किसने क्यों कैसे किया, इसमें लिखित में दर्ज किया। हम ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? समिति के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये बात हम क्यों उठा रहे हैं? तो मैं इसका संदर्भ के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूं। 1954 को बाबा साहब अंबेडकर ब्रह्म देश में गए, जिसका आजकल का नाम म्यांमार है। तो ब्रह्म देश गए, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और आज एक साथी हमारा तेलंगाना से आकर यह बात कर रहा था कि हमारी 30 बसेस आई है, हम कुछ लोग आए हैं। मैंने अभी उसका नया डाटा निकाला तो महाराष्ट्र से कुछ लोगों का नाम मुझे अभी तक नहीं मिला है, मगर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता बाबा साहब के साथ ब्रह्मदेश गए थे और उनका ग्रुप फोटो उपलब्ध हो गए। उस कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने ब्लूप्रिंट, भारत में बुद्धिज्म को पुनर्स्थापित करने वाला जो ब्लूप्रिंट है वो अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट नेशन के सामने एक्सप्लेन किया, खुला किया। उसमें उन्होंने एक संदेश दिया कि मैं जो भारत में बुद्धिज्म की मूवमेंट को पुनर्जीवित कर रहा हूं, उसमें मुझे पहली खबरदारी लेनी है कि मैं इस मूवमेंट में ब्राह्मणों को नो एंट्री दूंगा, मैं ब्राह्मणों को अलाउ नहीं करूंगा, प्रवेश वर्जित होगा। तो उन्होंने सिद्धांत के रूप में विश्व के सामने यह सिद्धांत बताया, महाराष्ट्र के लोगों के सामने नहीं बताया। तो उन्होंने इस शब्द में कहा कि ब्राह्मण अपना मेकअप करके चेहरा बदल ले, ब्राह्मण अपना चेहरा बदल ले, ब्राह्मण अपना दल बदल ले, ब्राह्मण अपनी विचारधारा बदल ले, संगठन बदल ले, मगर ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है।
वो बौद्ध धर्म का विरोधी है, दुश्मन है, क्योंकि बौद्ध धर्म समानतावादी है, ब्राह्मणों का धर्म विषमतावादी है। तो ब्राह्मण लोग बुद्धिज्म का हेट अभियान इस वजह से करते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानने वाले जो ब्राह्मण हैं, अगर इनको बुद्धिज्म की पुनर्जीवन की मूवमेंट में अगर साथ में लिया तो इस आंदोलन की वो दिशा भटका सकते हैं, इस आंदोलन को तहस नहस कर सकते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों को भारत में जो मैं बुद्धिज्म की मूवमेंट पुनर्जीवित कर रहा हूं, उसमें मैं उनको प्रवेश नहीं देने वाला हूं। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं, आज बिल्कुल उसके उल्टा हो रहा है। कब्जा कर लिया है। अभी उस समिति पर खानदानी मेंबर है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है, खानदानी मेंबर। और उसमें गवाही धमकी दे रहे थे आंदोलनकर्ता को। एक मेंबर राजेंद्र गवई धमकी दे रहे थे आंदोलनकर्ताओं को कि आप लोगों के ऊपर मैं डिफेमेशन की केस करूंगा, धमकी दे रहे थे। ये खानदानी मेंबर है। और इनके जो पिताजी थे रासू गवई, ये रासू गवई से ये षड्यंत्र का काम हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, ब्राह्मण को एंट्री नहीं दूंगा। पहला ब्राह्मण दीक्षा भूमि में लाने का पाप जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम है रासू गवई। और जिस ब्राह्मण को उन्होंने समिति पर लाया, उस ब्राह्मण का नाम है पंडित दीनानाथ शर्मा। जब शर्मा जिंदा थे तो मैंने उनको संपर्क किया। 2013 की बात है, मैंने उनको संपर्क किया। मैंने कहा, मैं एक पत्रकार हूं शर्मा जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। ये अंबेडकरवादी इतने विरोधी है ब्राह्मणों के, फिर भी आप जमे हुए कैसे हो? शर्मा जी को यकीन आ जाए, इसीलिए मैंने भी पंडित का नाम धारण कर लिया। तो मुझे पंडित मानकर सच बता दिया, मैं आरएसएस का ही आदमी हूं और मैं अपना ही काम कर रहा हूं। वो भोले लोग हैं, जो लाखों लोग आते हैं, वो भोले लोग हैं। मैं ब्राह्मण का ही काम कर रहा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये ऐसे नालायक ब्राह्मण थे। जब हमने बोलना शुरू किया तो समिति के लोगों को लगने लगा कि अब ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी है तो चुपके लेना चाहिए। तो आज वर्तमान में 3 ब्राह्मण हैं जो समिति का महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति का डायरेक्ट मैनेजमेंट ये 3 ब्राह्मण कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण का नाम है निर्झर कुलकर्णी, दूसरे ब्राह्मण का नाम है आशीष द्विवेदी, तीसरे ब्राह्मण का जो नाम है, एक जोशी है, एक कुलकर्णी है, एक आशीष द्विवेदी है। उनके चेहरे भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पर उनके चेहरे दिखाना चाहता हूं, ताकि ये लाइव ही टेलीकास्ट हो रहा है, यहाँ के लोग भी देखेंगे, दुनिया भर के लोग देखेंगे। मेरे साथी को मैं आग्रह करना चाहता हूं, हाँ, ये पहले नंबर का ब्राह्मण है जो दिखाई दे रहा है, ये निर्झर कुलकर्णी है। ये तीसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहा है, ये अरविंद जोशी है। मेनन भाई तो ब्राह्मण है, वो तो खुल्लम खुल्ला आरएसएस का काम करती है, उसका भी इतिहास बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पर और एक ब्राह्मण का चेहरा है, पीछे लीजिए, आशीष द्विवेदी, ये एक ब्राह्मण है। ये 3 ब्राह्मण हैं। ये 3 ब्राह्मण लोग खुल्लम खुल्ला समिति को नचा रहे हैं, समिति का कंट्रोलिंग कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य को मैंने पूछा, आशीष द्विवेदी का क्या रोल है?
निर्जर कुलकर्णी का क्या रोल है, अरविंद जोशी का क्या रोल है। तो उसने ईमानदारी से मुझे बता दिया कि मेरा नाम मत बताओ, आप लोग फिर आप सिद्धांतवादी हो, आपने हमारी कॉलर पकड़ ही ली है, सारा मामला पकड़ ही लिया, आप लोगों को ही मालूम है। तो उन्होंने कहा ये भंते जी के लोग हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो भंते सुरई ससई के लोग हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपकी समिति में गुट है। तो उन्होंने आग्रह किया हमारी गुट है। ये भी एक बात बता रहा हूं, उसने उस समिति के मेंबर ने मान्य किया हमारे अंदर गुट है। एक गुट के कितने मेंबर है, दूसरे गुट के कितने मेंबर, ये भी बताया। और उस सदस्य ने ये तक बताया कि वहां जो अंबेडकर कॉलेज है वहां प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है, कितने लाख रुपए एक गुट बोलता है, दूसरा गुट कितने लाख बोलता है, ये भी बताया। पंचशील में ये आता है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, ये निर्जर कुलकर्णी जोशी द्विवेदी का क्या पद है। जानकारी पहले लेकर गए, वेरीफाई वहां किया, तो नाक दाबा तो मुंह खोल दिया, कहा कि ये स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहा है, दो ब्राह्मण स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे। यहां उपस्थित जन समुदाय को मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अंबेडकर ने जहां दीक्षा दिया लाखों लोगों को, क्या वो क्रिकेट वॉलीबॉल के लिए बनाया? वो तो ये धम्म का कारवां, धम्म का आंदोलन विश्वव्यापी हो, वो प्रेरणा स्थान है हमारा। फिर जानकारी मिलते ही मैंने उस सदस्य के ऊपर एक आरोप लगाया कि आप भी उसका समर्थन कर रहे हो, आपको सब मालूम है, इसके बावजूद आप ये बात समाज को नहीं बता रहे हो। तो उन्होंने मुझे फाइल लाकर दिखाकर कहा कि हमने ये तीनों ब्राह्मणों के खिलाफ चैरिटी कमिश्नर में रिजोल्यूशन पास करके सबमिट किए हैं और इन तीनों के ऊपर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप लिखे हुए हैं। मैंने कहा जरा फोटो कॉपी दीजिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने कहा नहीं, आप दूंगा तो फिर मुझे भी खतरा हो जाएगा। फिर मैंने उनको कहा कि समिति के अध्यक्ष तो भंते जी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम बाकी मेंबर लोगों ने साइन कर लिया, तीनों को आरोपी बनाया, मगर भंते जी के पास जाते ही, सुरई ससई जी के पास जाते ही उन्होंने उस कागज को फाड़कर फेंक दिया और 2-3 मर्तबा होने के बाद हमने रिकॉर्ड में लाकर सबमिट कर दिया। अब भंते जी नहीं है, समिति के अध्यक्ष भी है, धर्मगुरु भी है, तो दो उनकी भूमिका है, तो उनको ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। 7, मैं अभी 3 लोग हैं, इनके पापों की गिनती कर रहा हूं। एक निर्जर कुलकर्णी है, अरविंद जोशी है जिसका मैंने जिक्र किया। अरविंद जोशी पक्का बीजेपी का आदमी है, अरविंद जोशी पक्का बीजेपी का आदमी है। गवाही बोल रहे ना कि हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, हम गवाही के ऊपर आज सामाजिक कार्रवाई कर रहे हैं। अरविंद जोशी पक्का बीजेपी का आदमी है। उसका सबूत यह है, उसकी पत्नी का नाम विशाखा जोशी है और वो बीजेपी महिला सेल की पश्चिम दक्षिण की बीजेपी अध्यक्ष है। साथियों, वहां अंबेडकर कॉलेज में एक महिला है जिसका नाम प्रियंका सोईतकर है। एक महिला का हमने पिक्चर दिखाया, हेमा मेनन है, वर्षा देशपांडे है, आरती वजलवार है। ये सारे लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग जो बाबा साहब अंबेडकर को धोखा महसूस हो रहा था,
कि ब्राह्मण लोग आंदोलन की दिशा भटका सकते हैं, आंदोलन को तहस नहस कर सकते हैं। समिति के जो ऑनरेबल मेंबर है ये इन ब्राह्मणों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उसमें से एक महिला जो वहां की स्टाफ है, यानी उस प्रीमाइसेस के अंदर एक कॉलेज है, उस कॉलेज के माध्यम से ये 7 ब्राह्मण घुस गए। हम सोच रहे थे घुसे कैसे। एक स्क्रीनशॉट है उसका, उस प्रोफेसर का, उसने आगे करो, जिसमें वो कह रही, ये प्रदीप, ये आशीष द्विवेदी है। आशीष द्विवेदी के पास क्या जॉब है? साइकिल स्टैंड का वो कर्मचारी, इस नाम पर लिया। अब यहां समिति का प्रेसिडेंट भी नहीं है। मोदी जी बुद्ध के सामने झुक रहे हैं, प्रधानमंत्री आ गए। यूएसए से एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, आशीष द्विवेदी बता रहे, यानी देश दुनिया, श्रीलंका के लोग आए हैं, मान्यता प्राप्त लोग आए, उनको गाइडलाइन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आशीष द्विवेदी कर रहे हैं। उसका क्या रोल है? उसका कोई रोल नहीं हुआ, ना यह समिति का मेंबर है, ना यह समिति का प्रेसिडेंट है, मगर आशीष द्विवेदी ही वहां पर खड़ा है जहां बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियां हो सकती है। हमारा दुश्मन वहां पर खड़ा है। अब वो जो महिला है उसने व्हाट्सएप पर जो दिखाया वो बहुत ही संगीन है। आगे करो। हाँ, ऊपर लिखा है बताओ देश कैसे तरक्की करेगा। ये किसने शेयर किया है? हेमा मेनन ने अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पर लिखा। कब पोस्ट किया? 27 फरवरी 2016। ऊपर क्या है? बताओ देश कैसे तरक्की करेगा, से नो टू रिजर्वेशन। इधर लिखा SC ST 36% मार्क, इधर लिखा जनरल 98% मार्क। या कांटे और कठिन रास्ता दिखाया और SC ST के लिए आसान रास्ता दिखाया। मैडम मेनन ने नीचे लिखा, फिर भी रोते रहते और गाली भी देते हैं लोग, रिजर्वेशन जिंदाबाद। ये कौन है? वहां कर्मचारी है। समिति के प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए था? मेनन भाई को किधर का टिकट निकाल कर भेजना चाहिए था? मेनन भाई को जेल में भेजना चाहिए था। मगर समिति के प्रेसिडेंट ने उसको बचा लिया, अभी भी है। तो साथियों, ये जो 7 लोग हैं ये प्लान कर रहे हैं। और ये भी है कि रवि मेंढे बनते सुरई ससाई जी का पीए बोलते हैं, और ये रवि मेंढे लोगों को धमकी देते हैं और इनके ढेर सारे कारनामे हैं। अब सबूत के साथ हमारे पास आ गए हैं। तो मंत्री जी को कोई तो भी मिसगाइड कर रहा था, उनके नाम और सबूत भी हमारे पास आ गए हैं। तो साथियों, ये सारा का सारा प्लान, सारी की सारी साजिश संघ कार्यालय से वो सारा स्क्रिप्ट तैयार होता है और वैसे ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए समिति का वर्तमान जो समिति है ये नालायक लोगों से भरी पड़ी है। इसका नालायकी का नंबर 1 सबूत, एक ऑनरेबल सदस्य सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। सुधीर फुलझेले ये सेक्रेटरी थे, अभी नई कमेटी में वो मेंबर है। माननीय सुधीर फुलझेले सत्यनारायण कर रहे हैं। दीक्षा भूमि के प्रीमाइसेस में 22 प्रतिज्ञा का बोर्ड लगाया समिति के लोगों ने। अब मुझे उस समिति के लोगों को आग्रह है, उस 22 प्रतिज्ञा के पास ये सत्यनारायण कर रहे सुधीर फुलझेले का ये फोटो भी लगा देना चाहिए। किसका अपमान कर रहे हो? सुनने में मैंने ये जानकारी एक ऑनरेबल मेंबर को बताया, वो तो राजी नहीं हो रहे थे कि समिति में अलबेल है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने उस समिति के मेंबर को ये तस्वीर दिखाकर कहा कैसे अलबेल है? तो उन्होंने कहा ये गलत किया, ये गलत है, मैं इसको असहमत हूं। फिर मैंने कहा ऐसी कौन सी कमजोरी है फुलझेले की, क्यों ऐसा कांड कर रहे हैं, ऐसा दुष्कृत्य कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे जानकारी में बताया कि उसके लड़की का नॉर्थ इंडिया के लड़के के साथ शादी हो रहा है
और नॉन बुद्धिस्ट है, इसलिए वो जो लड़का है वो ब्राह्मणवादी हो सकता है। उसके परिवार वालों ने सत्यनारायण का आग्रह किया, फुलझेले जी गए और बेटी के प्यार में उन्होंने ये कर दिया। वहां उनकी मिसेज बैठी थी, मैंने उनको कहा मैडम मैं आपको जज बनाता हूं, हमारा और आपके पति का एक युक्तिवाद चल रहा है, आपको जज बनना है, आशा है आप पक्षपाती नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा वो बताइए। तो भावनिक होना स्वाभाविक है, लड़का लड़कियों के प्रति माता पिता को भावनिक होना स्वाभाविक है। बाबा साहब अंबेडकर का निजी जीवन देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का एक निजी जीवन का मैंने उस सदस्य के सामने उदाहरण दिया कि बाबा साहब अंबेडकर अपने लड़के यशवंतराव अर्थात भैया साहब की शादी करना चाहते थे, तो उनकी करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है, वो इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो संस्कारी होनी चाहिए, वो मेरे परिवार का नाम रोशन करे, हमारे आंदोलन के साथ खड़ी होनी चाहिए, मापदंड तय किया। मगर भैया साहब ने पहले ही लड़की तय कर ली। पिताजी के मर्जी के विरोध में जाकर भैया साहब ने शादी कर लिया, बाबा साहब के लड़के ने शादी कर लिया। बाबा साहब अंबेडकर अपने एक लौते लड़के के शादी में नहीं गए। गए हो तो सबूत दिखाओ, फोटो दिखाओ। बाबा साहब नहीं गए। तो मैंने उन मैडम को कहा बाबा साहब का जीवन देखिए, ऑनरेबल सदस्य का, सेक्रेटरी का जीवन देखिए, इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो उस महिला ने कहा बाबा साहब ही सही। अब साथियों, जो माननीय अध्यक्ष हैं बनते सुरई ससाई, अब उनकी क्या कमजोरी है वो ढूंढना चाहिए। वो कहां गए? वो गए एक मेंटल आदमी जो गुजर गया है, मनोरुग्ण था, उसका नाम विक्तू बाबा था, उसकी समाधि बनाई गई है और उसके समाधि के दर्शन के लिए हमारे धर्मगुरु को नहीं जाना चाहिए था। कम से कम वो जो भगवा वस्त्र धारण किया है उसकी तो इज्जत रखनी चाहिए थी। बनते सुरई ससाई विक्तू बाबा के दर्शन गए। जब वो दर्शन करने गए थे, वहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के शरीर में भूत का प्रवेश हो चुका था। बनते जी उसके समाधि को नमन कर रहे हैं और महिलाएं के शरीर में भूत घुसा था, इसकिया दे रही, आवाज दे रही है। वो वीडियो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि लोगों को यकीन हो जाए जो हम बात कर रहे हैं केवल पार्किंग का मामला नहीं है, समिति ही रद्द होनी चाहिए। इसको क्लोज करो। अब वो उसमें उनके साथ जो भिक्खु गए उनके चेहरे को हम स्टडी करने वाले हैं और उनको विनती करने वाले, आप सिर्फ चिवर छोड़ दो क्योंकि वहां जाने से आपका चिवर भ्रष्ट हो गया। अभी कल की बात, ये तो बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा मसाला है। अब कल की बात, हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के सीआईडी वहां घूमने गए और सीआईडी को लगा कि ये सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, जरा देख के आते हैं। हमारी भी सभा सुधरना चाहिए, विरोधी दल होना चाहिए, वैसे हम विरोधी है, सुधरने चाहिए। तो वहां गए, गेट का जो कमान था, 2-4 गेट की कमान लगाई थी, वो गेट की कमान पर महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कटआउट्स थे, शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के कटआउट थे। मुझे कहते हुए अत्यंत दुख महसूस हो रहा है कि वो
कटआउट्स न जाने कितने साल के थे, फटे पुराने थे या टूट फूट कर खराब हो गए थे, वो हमारे साथी ने देखा। आम महिलाएं चिल्ला कर कह रही, अरे ये किसने किया? तो दूसरे लोग कह रहे हैं ये समिति के लोगों ने किया। तो हमारे लोगों ने उसका वीडियो बनाया और माननीय ऑनरेबल सदस्य मिलिंद फुलझेले ये सदस्य के पास गए और उनको ये दिखाया। ये 2 वीडियो कल के हैं, यानी कल तक इनके पाप की सीमा की हद हो गई। वो दो वीडियो इस तरह से देखिए। गलत लावलेला आहे पाय दादा काढा थोडस विचित्रीकरण नाही का मिलिंद फुलझेले जी का जवाब सुनिए। त्यांना बोलावा ना, आमच्यासमोर बोलावा ना, आमच्यासमोर बोलावा। तुम्ही भेटून या, काही प्रॉब्लेम नाही। माझ्याकडे नाही हो डेकोरेशनचं, मी काय डेकोरेशन राहतो का? समितीमध्ये आपली भूमिका काय? आपण कोण? हो, मी समितीमध्ये जाऊ का? तुम्हाला म्हणलं पेंटर बोलवतो, तुम्ही ऐकाही नाही। ठीक आहे, तुम्ही करा, त्याला बोलावा। आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे साथियों, इन्होंने खुलकर जवाब दिया, क्या मैं कारपेंटर हूँ, क्या मैं वहां का कर्मचारी हूँ, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मिलिंद फुलझेले को नीतिमत्ता होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उनका जवाब सही नहीं था। तो ये सारा ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि समिति भ्रष्ट हो चुकी है। टॉप टू बॉटम समिति के लोगों को, वो भी कितने निर्लज्ज लोग हैं कि नागपुर के लोग मोर्चा लेकर गए, माफी, यानी उन्होंने गिल्टी था, मान्य किया हम गुनहगार हैं, हम मान्य करते हैं, हम मान्य किया तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो आज हम ये जो फैसला करने के लिए इकट्ठा हुए साथियों, ये जो समिति है भंते सुरई ससे जी के नेतृत्व वाली, इनको तुरंत खारिज कर देना चाहिए, इसको रद्द घोषित करनी चाहिए। और उन 3 ब्राह्मणों ने इसका आप लोग समर्थन करेंगे? हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो जो 3 ब्राह्मण हैं और उनके सहयोगी में जो महिलाएं ब्राह्मण हैं, रोटी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के कॉलेज की खा रहे और नौकरी मोहन भागवत की कर रहे। ये 7 ब्राह्मणों को वहां से निकालकर उनको जेल की सजाएं होनी चाहिए, कठोरतम सजाएं होनी चाहिए। क्या इसका आप समर्थन करते हैं? और मैं माननीय मेश्राम साहब को ये सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद जो हमारा ओपिनियन बना, इसका मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ना चाहिए। इसका असली जो मास्टरमाइंड है, उस असली मास्टरमाइंड का नाम दंगलेंद्र फडणवीस उर्फ देवेंद्र फडणवीस है। देवा भाऊ, गुंडे पालने वाला। अनिल देशमुख जो जेल में गए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया। एक पश्चिम महाराष्ट्र में एक साधारण आदमी, उसको जेड सिक्योरिटी था, मेरे पास आया और कहा साहब एफिडेविट रेडी है, बस आपको साइन करनी है, यानी गुंडे पालने वाला। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि देवेंद्र फडणवीस इसका असली मास्टरमाइंड है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर लाखों का मोर्चा लेकर जाना चाहिए। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं?
आप सहमत हैं? इसलिए साथियों, ये दीक्षा भूमि का जो मामला है, ये आरएसएस के ब्राह्मण लोग हमारी विरासत पर बुरी नजर रखे हुए हैं, इसलिए इनको हम दोषी मानते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इनको दोषी क्यों मानता हूं? इसका एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनका हैंड रिटन लेटर हमारे पास है। आरएसएस के लोग दीक्षा भूमि के, बुद्धिज्म के विरोधी क्यों हैं? तो एक दत्ता ठेंगड़ी नामक ब्राह्मण था, 26 अक्टूबर 1990 को दत्ता ठेंगड़ी ने वामनराव गोडबोले, जिन्होंने उस समय दीक्षा भूमि का सारा नियोजन संयोजन किया था, उन वामनराव गोडबोले को 26 अक्टूबर 1990 में एक खत लिखा है। वो खत हमारे पास हस्तलिखित खत अवेलेबल है। उस खत में उसने ये लिखा कि मैं सरसंघ चालक को मिला हूं। आरएसएस के लोग अगर तारीफ करें बनते की तो जूता निकलना चाहिए। यह भी तारीफ कर रहा है, मैं सरसंघ चालक को मिला और मैंने सरसंघ चालक को इच्छा व्यक्त की कि परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दीक्षा भूमि नागपुर में होने के कारण और संघ कार्यालय भी नागपुर में होने के कारण मैं संघ के कार्यकर्ताओं के सामने दशहरे के दिन अंबेडकर के संदर्भ में मैं भाषण करना चाहता हूं और मुझे सरसंघ चालक ने अनुमति दिया है और अभी दिन कम बचे हुए हैं, तो मुझे निम्नलिखित मुद्दों के बारे में जानकारी दीजिए। दत्ता ठेंगड़ी ने मुद्दा नंबर 3 में लिखा, वो मराठी में है, धार्मिक संदर्भात परम पूज्य बाबासाहेबांचा बौद्ध देशांची अति निकट संबंध आला, अशा देशी व विदेशी बौद्ध भिक्खूंची नावेही रेकॉर्डवर येणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक वाटते। ही सर्व माहिती इतरांपेक्षा तुम्हालाच अधिक आहे। इसका मतलब है बाबा साहब ने 56 में धर्मांतर किया। दत्ता ठेंगड़ी को 1990 में बाबा साहब अंबेडकर का कौन से बौद्ध देशों के साथ, कौन से बौद्ध भिक्षुओं के साथ, कौन सी बुद्धिस्ट अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध था, संपर्क था, इसका डाटा क्यों चाहिए था? इसका मतलब है आरएसएस के ब्राह्मण लोग बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को नागपुर तक दबोचना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म भारत में लाया, बाबा साहब ने नागपुर में आकर कहा, मैंने आपको विश्व के साथ जोड़ दिया है। मगर उस भाषण में ये भी कहा, शायद वो समिति के लोगों के लिए होगा, मुझे तो 100% लग रहा है वो समिति के लोगों के लिए था। बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था, हे पहा, मी जो तुम्हाला बुद्ध धम्म देत आहे त्याचं तुम्ही तंतोतंत पालन करा, नाहीतर जगातले लोक म्हणतील महाराजांनी बुद्ध धर्म बाटून टाकला। फुलझेलेंनी बाटून टाकला, सुरई ससेंनी बांटून टाकला। तो इसलिए दीक्षा भूमि का मामला बहुत गंभीर मामला है, इसको हम एक्शन करेंगे। दूसरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ मामला है वो बुद्ध गया का मामला है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे चांद एक है दुनिया में, जैसे सूरज एक है दुनिया में, उसी तरह दुनिया में बुद्ध गया भी एक ही है। सिखों के गुरुद्वारा पर गैर सिख कब्जा नहीं कर सकता। मुसलमानों का जो मक्का पवित्र स्थान है, उस पर गैर मुसलमान कब्जा नहीं कर सकता। वहां गैर मुसलमान टूरिस्ट के नाम पर भी नहीं घुस सकता। कब्जा तो दूर की बात है। पोप के अलावा ईसाइयों के अंतरराष्ट्रीय धर्म स्थल पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो बोध गया जो बिहार में है वो अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसके ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है? महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ये एक्ट में लिखा है कि आधे मालिक ब्राह्मण है। हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। ये एक्ट रद्द होना चाहिए। ये महाबोधि टेम्पल एक्ट एक काला कानून है, इसको रद्द करना चाहिए। साथियों, 5 मेंबर ब्राह्मण है हिंदू के नाम पर, उसमें महंत ब्राह्मण है, कलेक्टर ब्राह्मण रहेगा, बहुमत ब्राह्मण का रहेगा, 4 मेंबर बुद्धिस्ट रहेंगे। इस तरीके से इन शैतान लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, विधर्मीय लोगों ने बौद्ध विरासत पर कब्जा किया हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय अपराध है, केवल नेशनल क्राइम नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइम है। मैंने पिछली बार बिहार के अंदर हमने संगठन खड़ा कर दिया, 38 जिले हैं, हमने संगठन खड़ा कर दिया और महाराष्ट्र के लोगों को कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम बिहार के ही लोगों से लड़ाई लड़ेंगे, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। हमने कालचक्र मैदान में सभा बुलाई, वहां 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए और वहां हम लोगों ने उस काले कानून का पर्दाफाश किया, महंत ब्राह्मण के काले करतूतों का पर्दाफाश किया। और मेरे मन में आया कि काश मैं आज ये काला कानून जला दूं तो मेरे साथी ने कहा आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपको तुरंत बिहार की पुलिस अरेस्ट करेगी। तो मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो आपको मिठाई बांटनी चाहिए, ये खुशी की बात होगी, क्योंकि हम या वो हम पर केस करे, हमको कोर्ट में ही जाना है, या हम उनके ऊपर केस करें, उनको भी कोर्ट में ही आना है। तो हमने सोचा ये अवसर है, महाबोधि महाविहार का कानूनी भी लड़ाई लड़ने का अवसर है। मैंने उस एक्ट को महाबोधि महाविहार की सरजमी पर जला दिया। जलाने के बाद कलेक्टर का पीए मेरे पास आया, कहा कलेक्टर साहब आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा एफआईआर नहीं करना चाहते। तो कल पीए ने कहा आपको एफआईआर करके क्या हम हीरो बनाएंगे, आप तो इंटरनेशनल हीरो बन जाएंगे, अब बिहार के हीरो नहीं बनेंगे। वो नहीं कर पाए। मैंने वहां ऐलान किया था, वहां घोषित किया था, और अभी 17 सितंबर को भारत भर के अलग अलग बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, और उसमें हमारे मित्र थे लामाजी, आकाश लामाजी सिलीगुड़ी के, उन्होंने भी, और हम लोगों को भी उसमें दावत दिया, हम लोग भी उस मूवमेंट में सहभागी थे। वहां मैंने गांधी मैदान पर 17 सितंबर को ऐलान किया है, जो मैंने वहां बात कही थी, आज ये सभा में हम डिक्लेयर करते हैं। वो जो बात हमने कही थी वो बात ये है कि केवल महाबोधि के ऊपर कब्जा नहीं किया है, महाबोधि महाविहार के अंदर लेफ्ट साइड में मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने जहां पंचबुद्ध है, तो पंचबुद्धों के ऊपर ब्राह्मण महंत ने, यानी वर्तमान बॉडी के लोगों ने लिखा है पांडव, पंच पांडव है बोधि बुद्ध। और एक कमरे में शिवलिंग बिठा है आज महाबोधि महाविहार के अंदर, और उसके जस्ट अपोजिशन में बोर्ड लगा है, गेरुए रंग से लिखा हुआ है आदि शंकराचार्य की भूमि। मुझे लगा आदि शंकराचार्य कैसे आए, अंदर जाके देखा, वीडियोग्राफी किया, फोटोग्राफी किया, एविडेंस इकट्ठा किया, तो वहां एक स्तूप नहीं है, लाखों स्तूपा है। एक स्तूप नहीं है, लाखों स्तूपा है। और वो जगह किसकी है? वो बुद्धिस्ट लोगों की है। मेरे पास एक किताब है, बुद्ध गया थॉट द एजेस, बहुत बड़े विश्व मान्य इतिहासकार है, इनका नाम है मान्य डीसी आहिर, विश्व मान्य इतिहासकार। इन्होंने 1979 को ऑल रिकॉर्ड डायरेक्टर जनरल को लिख के दिया कि वहां जो शंकराचार्य की भूमि के नाम पर वॉल खड़ी की है, वहां बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, इसको एएसआई कब्जे में क्यों नहीं ले रहा है? महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्धा के स्टैचू है, एएसआई पोजीशन में क्यों नहीं ले रहा है? और उस समय का जो डायरेक्टर जनरल है केवी सोनद्र रंजन, डायरेक्टर जनरल यानी हेड एएसआई का, उन्होंने कहा
हम आपकी बात पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं किया। साथियों, 1979 को डायरेक्टर जनरल ने लिख के दिया मैं कार्रवाई करूंगा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी कार्रवाई नहीं हुआ है। आज क्या होता है, सवेरे बुद्ध के शरीर पर चिवर डाला जाता है, तब अंतरराष्ट्रीय लोग, श्रद्धालु लोग आग बंद करके वंदन करके जल्दी जल्दी में वापस आते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, ये महंत के ही 8-10 गुंडे पंडे गुंडे धुआं करके अंदर जाते हैं और विष्णु के नाम पर आज भी महाबोधि महाविहार में पूजा करते हैं। उसके वीडियोस हमको प्राप्त हो गए। अंतरराष्ट्रीय प्लेस है। इन 1890 को 1890 को दुनिया का नंबर 1 आर्कोलॉजिस्ट सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा महाबोधि महाविहार का उत्खनन किया गया था। तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ह्यून संघ आए थे, फाइयान यहाँ आए थे, तब उन्होंने बुद्धा की जो मूर्ति इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है, उसकी नाक ऐसा है, उसका जो उंगली है वो धरती को स्पर्श किया हुआ है, ऐसी ऐसी आकार की मूर्ति इतनी मोहक है कि वो मैंने देखा। उसका वर्णन जो ह्यून संघ जो चाइनीज भिक्खु थे उन्होंने जो लिख के रखा, कनिंघम ने लिखा, जो वर्णन किया है वो वर्तमान में जो विहार में मूर्ति है वो ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, ये बाद की सेंचुरी की मूर्ति है। ओरिजिनल मूर्ति महंत के कोठी के दीवार के अंदर दबा के रखी हुई है। कनिंघम कहते हैं महंत की कोठी चमत्कारिक कोठी है, उसमें से केवल बुद्ध की एक मूर्ति नहीं निकलेगी, सैकड़ों मूर्तियां निकलेगी। और उन्होंने दुख के साथ कहा है, न जाने कब भारतीय लोग जग जाएंगे, भारत के मूल निवासी जग जाएंगे और अपनी विरासत पर दावा करेंगे। उन्होंने कहा अशोका का इंस्क्रिप्शन का टुकड़ा महंत के किचन में है। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन जो पिलर है उसका टूटा हुआ हिस्सा, जिसके ऊपर सम्राट अशोका ने वहां आकर क्यों आए थे वो लिख कर रखा, उसके ऊपर महंत ब्राह्मण सब्जी प्याज काटता है, किचन में रखा हुआ है। ऐसा महंत क्या समिति का पदसिद्ध सदस्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैंने वहां कहा था कि हम 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत की कोठी पर लेके जाएंगे, जो बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां हैं और बुद्धिस्ट राजाओं के सैकड़ों अभिलेख है, जिसमें राजा जयचंद का भी एक अभिलेख हो सकता है, जो बुद्धिस्ट राजा था। उसकी रणनीति बनाकर संभावना है जनवरी या फरवरी में बड़ी तैयारी के साथ हम मोर्चा निकालेंगे। इसलिए महाबोधि महाविहार का जो मामला है ये अंतरराष्ट्रीय मामला है और इसी मामले से भारत को आजादी मिला है। ये केवल धार्मिक मामला नहीं है, ये भारत को आजाद करने के लिए महाबोधि के कारण भारत को आजादी मिली। जब गया में अधिवेशन था, बुद्धिस्ट मंग गए अंतरराष्ट्रीय और कहा हमको तो बैठने के लिए जगह नहीं है, या ठहरने के लिए जगह नहीं है, या मंत्र जाने नहीं देता है। अनागरिक धर्मपाल का सर फोड़ दिया था। तो गांधी जी ने उनका ज्ञापन लिया और गांधी जी ने कहा कि देखिए अब हम गुलाम हैं, जब हम आजाद हो जाएंगे हम भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों का कानून है, भारत आजाद हो जाएगा, भारत का कानून लागू हो जाएगा, हम बाकी के काम बाद में करेंगे, महाबोधि महाविहार पहले आजाद करेंगे। इस आधार पर दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों ने मदद किया। मदद की भी सीमा कितनी हुई, सुभाष बाबू को जापान में मिलिट्री हेडक्वार्टर खोलने के लिए जापानी लोगों ने मदद किया। आजाद होने के बाद नेहरू ने कब्जा कर लिया। अब जो आर्लेकर नामक वहां का गवर्नर है, वहां का राज्यपाल है, वो कुछ महीने पहले आतंकवादी इंद्रेश कुमार को लेके गया। मोहन भागवत का राइट हैंड इंद्रेश कुमार टेररिस्ट है, 22 जगह पर उसने बम ब्लास्ट किए हैं। और मुशर्रफ साहब का यह दावा है कि बोध गया में जो अटैक, जो बम ब्लास्ट किया, उसका लिंक दिल्ली के लोगों के साथ था। वह सिम कार्ड मिले थे, मगर रियलिटी में अगर उसकी सही जांच किया होता तो मोहन भागवत के साथ उसका कनेक्शन आता, क्योंकि वहां बम ब्लास्ट करके
मुस्लिम बौद्धों का झगड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लगाया। वहां इंद्रेश कुमार अभी गया और इंद्रेश कुमार के उपस्थिति में गवर्नर आर्लेकर ने, जो आरएसएस का वर्कर था, अभी वहां का गवर्नर है, उसने कहा ये बुद्ध विहार नहीं है, ये महाबोधि महाविहार नहीं है, ये शिवालय है, शिव मंदिर है। उसको तो पद से निकाल देना चाहिए। इसलिए आज वर्तमान में महाबोधि महाविहार की किस तरीके से बदनामी हो रही है, किस तरीके से वहां जुल्म बढ़ रहा है, इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना होगा। आखिरी मुद्दा यह है, इस विषय वस्तु में लगाया था, मौर्य काल के स्तूप विदर्भ में सबसे ज्यादा मिले। एक बोन में मिला, बुल्ढाना जिले में, जिसके ऊपर गडकरी ने पैसा देकर, नितिन गडकरी ने पैसा देकर जीगांव धरण प्रकल्प जो अधूरा पड़ा था, नितिन गडकरी ने कहा वो जीगांव धरण प्रकल्प बनने दो, क्योंकि नितिन गडकरी को मालूम था जैसे ही ये अशोक का विरासत सामने आएगा, 10 किलोमीटर अंतर पर शेगांव है, शेगांव यानी चिलिम वाले बाबा हवा में उड़ जाएंगे और दुनिया के लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे। अब जो आदमी वहां स्तूप डुबा रहा है, नागपुर यूनिवर्सिटी का पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर पूरनचंद मेश्राम, ये कुल सचिव डॉक्टर पूरनचंद मेश्राम, इन्होंने सीक्रेट मीटिंग किया नागपुर में और सीक्रेट मीटिंग में कहा कि नागपुर का नाम आता है तो 2 महापुरुषों का नाम सामने आता है। एक का नाम है बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे महापुरुष का नाम है नितिन गडकरी, पूरनचंद्र मिश्रा। अब वो महापुरुष हो गए उनके। और ये भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती है, यहां बैठे हुए नितिन गडकरी की हो सकती है। ये जो सत्यानाश हो रहा है नागपुर में, तो नागपुर में लीडर लेस हो गया, नागपुर लीडर लेस हो गया है। पूरनचंद मेश्राम नितिन गडकरी के हाथ में, फूल जेले गडकरी के जेब में। सुलेखा कुंभारे सरकार गिर गई थी और ये फडणवीस की सरकार आई तो भारत में, महाराष्ट्र में गालियां दी जा रही थी, गद्दार गद्दार। तो फडणवीस को यहां बुलाकर सत्कार किया गया सुलेखाताई कुंभार ने। इसलिए साथियों, यह मामला बहुत गंभीर हो रहा है और उसमें जोगेंद्रनाथ कवाड़े, उन्होंने गडकरी के सभा में कहा कि गडकरी जी लाखों वोटों से जीतने वाले, 5 लाख वोटों से जीतने वाले। इस आधार पर अगर नागपुर में ये लड़ाई लड़ी जाए, ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जो अपने आप को शेर कहते थे, पैंथर कहते थे, अब इनके गले में रस्सी बांधी गई है। ये लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। 2 मुद्दे इसके साथ जोड़े थे, मैं 1 मिनट में वो बताता हूं। एक मुद्दा है पौनी का स्तूप, जिसके अंदर तथागत बुद्ध के दांत के धातु है। 1969 में एएसआई के द्वारा उसका उत्खनन किया गया। उसकी रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि 3 स्तूप पौनी में है और 1 स्तूप के ऊपर ब्राह्मणवादी लोगों ने जगन्नाथ टेम्पल बनाया है। वो स्तूप कितना बड़ा है, तो वो जो जोशी थे उन्होंने लिखा है, आर्कोलॉजिस्ट ने, सांची से भी बड़ा स्तूप पौनी में है। उन्होंने लिखा है सांची के स्तूप से भी बड़ा स्तूप पौनी में है। सारा रिपोर्ट कह रहा है बुद्धिस्ट है, मगर उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए एएसआई के लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग उस मंदिर को, पहले वो जनपद था बुद्ध काल में, वहां इतनी सामग्री मिली है कि मैं एएसआई के ऑफिस में गया था उस सामग्री देखने के लिए, तो मुझे एएसआई के अधिकारी ने लज्जित होकर कहा, आप देखना चाहते हो, हम दिखाना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों? तो
तो उन्होंने कहा इतना सामग्री ऑल इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिला, वो एडम के वहां पर मिला है। हम गोडाउन में उसको छुपा के रखे हुए, उसको दिखाने के लिए 10 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करनी होगी। भारत सरकार हमको पैसा नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी सामग्री अमरेंद्र नाथ ने 1992 को उत्खनन किया, उसके बेस पर वो डायरेक्टर जनरल बन गया। कितना उसको ऊंचा ओहदा मिला। मगर वहां जो बुद्धकालीन स्तूप है, वहां पर एक किसान, एक पागल किसान 5 एकड़ घेरे में वहां हर साल खेती करता है। 92 से उसकी जमीन को उखाड़ रहा है और यहाँ का कलेक्टर वो जमीन लेकर हैंड ओवर नहीं कर रहा है। यहाँ का कलेक्टर नहीं है, ये आरएसएस के पाले हुए लोग हैं। हमको लिखित में दिया, हम जल्दी करने वाले, अभी तक कलेक्टर ने नहीं किया। नितिन राउत यहाँ का पालक मंत्री, नितिन राउत के कारण कुही का स्तूप खतरे में है। नागपुर के अंबेडकर वादियों को अपील है, अगर वो स्तूप को बचाना है नितिन राउत को हराना होगा। नितिन राउत ले सकते हैं, वो पालक मंत्री होने के नाते ले सकते थे और ओएसआई को हैंड ओवर कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। अब परसों फोटो आया, वो दुर्गा की आरती कर रहे थे। अब उनसे उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो उधर चले गए हैं। मैं इस मौके पर आगाह कर रहा हूं, हमारी विरासत को धोखा है तो किन लोगों से धोखा है? वो विदेशी ब्राह्मण है और विदेशी ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय लोगों से नहीं मिलता। इसमें एक आखिरी विषय था जिस पर किसी ने बात नहीं किया। मैं महाराष्ट्र में 15-16 जिलों में उस पर बोलने वाला हूं, यहाँ उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बाबा साहब अंबेडकर ने मृत्यु पूर्व एक किताब लिखा, वो किताब सविता कबीर ने गायब किया। उस किताब में बाबा साहब अंबेडकर ने सिद्धांत के तौर पर कहा, महार और मराठा एक ही वंश के लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने उसके अंदर लिखा, अब डीएनए रिसर्च कह रहा है 9 बौद्ध लोगों का डीएनए और मराठा लोगों का डीएनए 100% मैच होता है। मराठा और महार ये आधुनिक नाम है। महारों का नाम परवारी था और मराठा लोगों का 2000 साल पहले का नाम कुटुम्बिनी था। ये परवारी और कुटुम्बिनी का मतलब, ये परिवारी यानी भिक्षु लोग और कुटुम्बिनी यानी उपासक लोग, ये दोनों विहारों को कायम करते थे। ये दोनों एक ही कुल के थे। इस पर मैं महाराष्ट्र के 15-20 जिलों में परिसंवाद के द्वारा जानकारी दूंगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।